Hello students, in this video we discuss only one topic, that is work, unit number 4 of class +1। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? तो क्लियरली इसकी सिंपल डेफिनेशन है, वो है कि वर्क इज said to be done when a body is displaced in the direction of applied force। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में बॉडी यदि डिस्प्लेस हुई है, उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो हम कहेंगे वर्क हुआ है, अदरवाइज कोई वर्क नहीं है। क्लियर? जैसे कि हम मान लेते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल और इसके ऊपर एक ब्लॉक मान लिया हमने ये, ठीक है जी। हमने इस ब्लॉक पर जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से अप्लाई किया जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक तरीके से कुछ एंगल बना रहा है थीटा। ओके, ये ब्लॉक यहाँ ए पोजीशन पर था, यहाँ से यहाँ पहुंच गया बी पोजीशन पर, किस फोर्स की वजह से? इस फोर्स की वजह से। इट मीन्स ये आपका हो गया कि बी। ए से बी जाने में उसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ए से बी जाने में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस। अब हम यहाँ पर एफ के कंपोनेंट बनाते हैं, तो इधर आएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है इधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, और इधर आएगा एफ साइन। इट मीन्स आप आपके पास में टू फोर्सेज है। मैं आपसे कहूं या फिर पूछूं कि भाई आपको क्या लगता है कि ये ब्लॉक जो है ए से बी आया है, इस फोर्स की वजह से आया होगा या इस फोर्स की वजह से? तो आपका जवाब होगा कि ये ए से बी जो गया वो जरूर एफ कॉस थीटा की वजह से जाता है। एफ साइन थीटा जो लग रहा है बॉडी पर फोर्स, वो क्या करना चाहता है? इसको लिफ्ट करना चाहता है, लेकिन अब एफ कॉस थीटा चाहता है कि वो ए से बी जाए। इट मींस जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क को हमने W से राइट कर दिया, फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? F cos थीटा इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने? S। तो आपका फॉर्मूला बन गया W इक्वल टू Fs cos थीटा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब आप देखिए यहाँ पर यदि मैं S की वैल्यू 0 मानूं, S की वैल्यू 0 मानने का मतलब है कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। अब आपको पता है, या इसको हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट को वर्क नहीं किया, तो क्लियरली वहां पर हम कहेंगे कि वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। जैसे ये वॉल है, इस वॉल पे मैं कितना भी फोर्स लगा लूं ये मूव नहीं करेगी, ये मूव नहीं करेगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा था वो क्या जा रहा था? वेस्ट जा रहा था। क्यों? क्योंकि वर्क डन हमारा 0 आएगा। क्लियर है? उसके बाद में यदि इसको हम W इक्वल टू Fs cos थीटा को राइट करें, तो हम इसको लिख सकते हैं जी F वेक्टर डॉट S वेक्टर। इट मींस ये डॉट प्रोडक्ट है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? उसके बाद में ये जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और आपको पता भी है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलवेज कौन सी क्वांटिटी देता है? स्केलर देता है। हम मान लेते हैं कि F वेक्टर हमें दे रखा है Fx i कैप, Fy j कैप और Fz k कैप दे रखा है फॉर एग्जांपल, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है xi प्लस yj प्लस z। और मुझे यहाँ पे वर्क निकालना है, तो मैं F डॉट S करूंगा, दोनों की वैल्यू मैं रख देता हूँ Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप। डॉट डिस्प्लेसमेंट ही रखते हैं x i कैप, y j कैप प्लस z k। आप सब जानते हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो i से i वालों की मल्टीप्लाई करते हैं, और j से j वालों की, और k से k वालों की करते हैं, तो आपका इतना वर्क आ जाएगा। इस केस में क्या पढ़ेंगे?
एक यूनिट और एक डायमेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन जो है अभी फॉर्मूला पड़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की होती है ml t-2 और डिस्प्लेसमेंट की होती है बेटा l। तो ये हो जाएगा कि ml to t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। आगे अब हमारा रह जाता है यूनिट। यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क मेनली इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है एब्सोल्यूट यूनिट और सेकंड होती है बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट। अब जो एब्सोल्यूट यूनिट है उनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक एसआई होता है और एक सीजीएस होता है। ऐसे बेटा ये ग्रेविटेशनल यूनिट है, इसके भी एक एसआई है और एक है आपका सीजीएस। यदि हम एसआई में बात करें तो जो वर्क की यूनिट होती है वो बेटा जूल होती है। इसमें हम बात करें सीजीएस में तो वो अर्ग होती है। ग्रेविटेशनल में बात करें तो किलोग्राम मीटर होती है और सीजीएस में बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर। अब बात आती है कि W इक्वल टू Fs होता है, यानी कि 1 जूल आपका कब आएगा, तो 1 जूल कब आएगा जब हम फोर्स 1 न्यूटन लेंगे और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर लेंगे, यानी कि 1 जूल इक्वल टू होगा 1 न्यूटन मीटर। आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है कि डिफाइन करिए 1 जूल को, कि 1 जूल क्या होता है। आप कहोगे यदि हमने किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, और वो बॉडी कितने मीटर डिस्प्लेस हुई 1 मीटर, तो हम कहेंगे वहां पर जो हमारा वर्क हुआ है वो 1 जूल हुआ है। ऐसे ही बेटा अर्ग की हम बात करेंगे तो अर्ग में क्या हो जाएगा, एक 1 डाइन लिखेंगे इनटू में 1 सेंटीमीटर। इट मींस 1 अर्ग होता है 1 डाइन 1 सेंटीमीटर। किसी बॉडी में हमने 1 डाइन फोर्स अप्लाई किया और उसने 1 सेंटीमीटर मूव किया तो हम कहेंगे हमारा कितना वर्क हुआ है, 1 अर्ग हुआ है। ऐसे अब यहाँ पे आ जाते हैं 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोग्राम फोर्स इनटू 1 मीटर। यानी कि किसी बॉडी पे हमने 1 किलोग्राम फोर्स अप्लाई किया और उसने 1 मीटर मूव किया तो हमारा वर्क कितना हुआ, 1 किलोग्राम मीटर। एक बात और बेटा यहाँ पर कि जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है उसमें 9.8 न्यूटन होते हैं इनटू 1 मीटर। इट मींस 1 किलोग्राम मीटर जो हो गया 9.8 इनटू 1 न्यूटन मीटर। 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 9.8 इनटू 1 न्यूटन मीटर जो है उसकी जगह लिख सकते हैं 1 जूल। तो आपने यहाँ से सीखा कि 1 किलोग्राम मीटर में 9.8 जूल होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसके लिए तो 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू होगा 1 ग्राम फोर्स इनटू 1 सेंटीमीटर। कि हमने किसी बॉडी पर 1 ग्राम फोर्स अप्लाई किया और उसने 1 सेंटीमीटर मूव किया तो हमारा जो वर्क हुआ है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर। उसके बाद में 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स में 980 डाइन होते हैं इनटू सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर, ये रहा। इसकी जगह हम 1 अर्ग लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया जी अर्ग। इट मींस 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 980 अर्ग। आज इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।